हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के 4-5 मेथड्स होते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, वो सब मेथड होता है। इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 3 जो सबसे बेसिक बच्चा टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन होता है, जो इस तरह के इंटीग्रल में काम आता है, वो क्या होता है। पहले इंटीग्रल को अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सबको पता होगा x इजिकल टू ए साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप पहले वाले इंटीग्रल में करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए कॉस थीटा, ऊपर भी आ जाएगा ए कॉस थीटा। dx क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा नीचे आ गया, यानी कि ये हो गया इंटीग्रल डी थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये तो सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन होता है। और जहाँ भी आपको जिस भी क्वेश्चन में ये वाला रेडिकल दिखे ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाइए, फ़ायदे में रहिएगा। तो ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आप x इजिकल टू ए साइन थीटा कर दीजिए। क्वेश्चन जनरली 99% केसेज में इससे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है वो इस तरह के इंटीग्रल के लिए होता है, और इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, x इजिकल टू ए टैन थीटा। ये करिएगा तो dx क्या हो जाएगा, dx इजिकल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। तो ऊपर में आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/a इंटीग्रल डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/a थीटा। थीटा क्या है, टैन इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ देखिए हमने कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, x इजिकल टू ए टैन थीटा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह का मिले, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या रेडिकल के अंदर मिल जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस तरह के क्वेश्चन में आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x इजिकल टू ए टैन थीटा। तीसरा रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन है, अगर इस तरह का इंटीग्रल हो तो इस तरह के इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन ये वाला चलता है, x इजिकल टू ए सेक थीटा। तो इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये होता है। नीचे क्या आ जाएगा, x है ए सेक थीटा, और रेडिकल के अंदर क्या आ जाएगा, ए टैन थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेक थीटा टैन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1/a इंटीग्रल डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 1/a थीटा। थीटा क्या है, सेक इनवर्स x बाई ए। तो ये भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह का जब भी आपको कोई टर्म मिले ना, रेडिकल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन करिए, x इजिकल टू ए सेक थीटा। अब इस तरह के और भी ढेर सारे सब्स्टिट्यूशन आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। किस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये बहुत ही की फैक्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अभी तो हमने 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन बताया है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो ये कर दीजिए, अगर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x इज इक्वल टू ए टैन थीटा कर दीजिए, और तीसरा क्या था, अगर ये हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा कर दीजिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी इस तरह का भी इंटीग्रल मिल जाता है कि सपोज इंटीग्रेंड जो है वो f ऑफ x टू द पावर n है, यानी कि जो इंटीग्रेंड है वो x टू द पावर n का फंक्शन है, और साथ ही साथ इसके साथ x टू द पावर n माइनस 1 dx ऐसा है। तो इस तरह का अगर इंटीग्रल हो तो इसमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप ये करिए, t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ये करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करिएगा तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। तो देखिए ये वाला चीज़ पूरा क्या बन गया, dt बन गया, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, f ऑफ t। तो इंटीग्रल अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ t dt, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह का जब भी आपको कोई इंटीग्रेंड मिले ना कि फंक्शन ऑफ x टू द पावर n है और साथ में x टू द पावर n माइनस 1 है, तो आप इसको ये सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरह का इंटीग्रल अगर मिलता है कि f प्राइम x ऊपर में है, नीचे में है fx और dx, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करिएगा, इसमें आप ये कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू एफ एक्स। तो dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स dx हो गया, यानी कि इस इंटीग्रल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रल क्या होता है, ये हो जाता है ln
मॉड टी। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि जो ln फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, वो नेगेटिव नंबर के लिए तो डिफाइन होता ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ln मॉड टी लिख दिया है। इसी मेथड का यूज़ करके कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना है tan x dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो tan x को हम लोग ऐसे लिख दें sin x बाई cos x dx। अब नीचे में है cos x और cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, माइनस साइन x, तो ऊपर वाले को हम लोग ऐसे लिख दें माइनस साइन x dx और ये हो जाएगा cos x। अब आप ये सब्स्टिट्यूशन करिए कि लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x dx हो जाएगा dt और नीचे में आ गया t, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ln t और t क्या है cos x, तो ln तो माइनस ln cos x क्या हो जाएगा ln sec x, तो tan x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln sec x। इसी तरह आप लोग cot x dx का भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम मेथड है। उसमें ऊपर में आ जाएगा cos x, नीचे रहेगा sin x और हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है, तो उसको करिएगा तो आपको मिल जाएगा ln sin x। अब इन्हीं सब मेथड्स पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं। 11 प्रॉब्लम यहाँ पर हैं, 2 प्रॉब्लम अगली स्लाइड में हैं, बाकी 2 प्रॉब्लम यहाँ पर हैं। तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन वीडियो देखिए। अब मैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। पहला प्रॉब्लम देखिए, बहुत ही आसान है, आपको यहाँ से देखने से ही लग जाना चाहिए कि ln x ऊपर में है और ये 1/x नीचे में है, तो अगर मैं t इज इक्वल टू ln x सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो dt क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा 1/x dx। और आप देख रहे हैं कि dx/x तो ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, तो आप पहले इंटीग्रल को लिख सकते हैं, ln x की जगह t लिखिएगा तो t स्क्वायर dt, ये कितना हो जाएगा t³/3, t क्या है ln x, तो हो जाएगा ln x होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। आप यहाँ से देख रहे हैं कि ln x होल स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है dx/x है, तो t इक्वल टू ln x रखिएगा तो dt हो जाएगा 1/x dx। 1/x dx की जगह अब आप dt रख दीजिए और ln x होल स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है t³/3, t की जगह ln x रखिए तो ln x³/3 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंदर में है 1 प्लस साइन स्क्वायर x और यहाँ पर है cos x, तो अगर मैं साइन x को t मान लूँ तो cos x dx क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और cos x dx देखिए यहाँ पर है ही, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt हो गया। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा t प्लस t³/3। आप t की जगह sin x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ गया। थर्ड प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि ऊपर में √x है और नीचे में √4 - x³ है। अब इस 4 - x³ के साथ मैं क्या करूं, अगर आप इस x³ को ऐसे लिख दें x⁻³ होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस समथिंग स्क्वायर के टर्म्स में है, और ये जो समथिंग है इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, x⁻³ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3/2 तो रहेगा ही, √x हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं x⁻³ को मैं t मान लेता हूं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक्सपीरियंस से ही ये सब आएगा कि आपको क्या करना है। जैसे कि क्वेश्चन में आपने यहाँ देखा कि 4 - x³ है और हमें पता है कि इस तरह का कुछ होता है ना, √(a² - x², तो हम लोग x इज इक्वल टू a sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² नहीं होकर के x³ है, तो इस x³ को हम लोग किसी और चीज़ के स्क्वायर के टर्म्स में लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग x³ को x⁻³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब ये जो x⁻³ है, इसको अगर मैं नया वेरिएबल लूँगा तो क्या इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑलरेडी है मौजूद, देखते हैं मौजूद है कि नहीं। x⁻³ को अगर हम लोग t लेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 √x dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो अब आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी √x dx तो ऊपर में मौजूद है न्यूमरेटर में, यानी कि आपका काम आसान हो gया। तो जो न्यूमरेटर है √x dx उसको हम लोग ऐसे लिख दें 2/3 तो बाहर आ जाएगा dt, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - t²। तो ये कैसे आया समझिए, √x dx ऑलरेडी था तो √x dx को हमने लिख दिया 2/3 dt, 2/3 को इंटीग्रल से बाहर ले गए। डिनोमिनेटर में क्या है 4 माइनस था तो यहाँ पर x³ लेकिन उसको मैंने अब लिख दिया t²।
टी स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मैंने टी को ले लिया है एक्स टू द पावर 3/2। अब ये जो चीज़ है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से आपको मालूम है कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/2, तो ये हो जाएगा 2/3 साइन इनवर्स t/2, तो ये इसका आंसर हो गया। t की जगह आप यहाँ पर x टू द पावर 3/2 लिख दीजिए। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सारा खेल यही होता है कि जो भी आपको आर्बिट्रेरी इंटीग्रेंट दे रखा है उसको हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन, कुछ मैनिपुलेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके वैसे किसी इंटीग्रेंट के रूप में लिख दें जिसका इंटीग्रल हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेबल से मालूम है। यहाँ पर देखिए क्या था, 4 माइनस एक्स क्यूब था, तो ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेबल में होता नहीं है, लेकिन 4 माइनस समथिंग स्क्वायर रहता तब होता है, वो साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले से होता है। तो हमें एक्स क्यूब को समथिंग के स्क्वायर के टर्म्स में लिखना था, तो वो क्या हो सकता है, एक्स टू द पावर 3/2 कर दीजिए, पावर यहाँ आधा कर दिया तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस नए चीज़ को हमने t मान लिया। इसको जब t माना तो देखा कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी ऊपर में बैठा हुआ है, तो मेरा काम आसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा देखने में लग रहा है, ln x टू द पावर x ये सब दे रखा है। तो आपको अब ये देखना होगा कि ये जो इंटीग्रेंड जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसमें मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि मुझे कोई ढंग का इंटीग्रेंड मिल जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें हम लोग x टू द पावर x को t मान लेते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ये इसी को t क्यों माना, कैसे आपको ये सपना आया? सपना तो कुछ नहीं है, ये सब एक्सपीरियंस से ही आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आपको उतना ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना है। मैं x टू द पावर x को t इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा ना तो मुझे कुछ ln वगैरह का टर्म आएगा, तो हो सकता है कि इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑलरेडी न्यूमरेटर में मौजूद हो। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ये भी बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने का आसान तरीका होता है कि आप दोनों साइड ln ले लीजिए। तो अगर आप दोनों साइड ln लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ln दिस इज इक्वल टू ln दिस। ln समथिंग टू द पावर समथिंग है, यानी कि इसको हम लोग पूरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln x टू द पावर x इज इक्वल टू ln t। ये बेसिकली हो जाएगा x ln x, दिस इज इक्वल टू ln t। इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा LHS को तो क्या हो जाएगा, एक बार तो आएगा x, इसको कांस्टेंट माना है, फिर आ जाएगा 1/x प्लस आ जाएगा x को डिफरेंशिएट करिएगा तो आएगा 1, ln x को कांस्टेंट रखिए तो ये हो गया, इनटू पूरे को कर दीजिए dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t dt। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या हो गया, x इंटू 1/x ये मिलकर के 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ln x। तो इस पूरे को आप लिख दीजिए 1 प्लस ln x, और ये t यहाँ से है तो ये इधर आएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। t क्या है, x टू द पावर x, तो इधर क्या हो जाएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ तो ऑलरेडी ऊपर में है, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस ln x dx, यानी कि इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। और ये नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला t प्लस 1 है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है ना, सीधे क्या हो गया dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1। इसका इंटीग्रल क्या होता है, ln t प्लस 1, तो इसका आंसर यही हो गया ln x टू द पावर x प्लस 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में सारा खेल इस बात का था कि आप किस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने x टू द पावर x को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो एक्सप्रेशन मुझे मिला वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में यहाँ पर मौजूद है, मेरा काम आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें थोड़ा सा एक नया तरह का नोटेशन कर दिया है कि जनरली dx होता है, लेकिन यहाँ पर dx नहीं करके d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो ये इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2x dx होता है, तो ये हो जाएगा 2x dx। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन आपको अब ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये है 2x dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ऊपर में ऑलरेडी 2x dx बैठा हुआ है। तो अगर मैं इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कुछ t मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिस इज इक्वल टू t, यानी कि 2x dx दिस इज इक्वल टू dt, यानी कि ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं dt और नीचे में क्या आ जाएगा, रूट अंडर t। अब इसको तो कोई बच्चा भी इंटीग्रेट कर देगा dt बाई रूट t को, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, दोनों एक साथ मैंने लिया है क्योंकि दोनों में सेम मेथड यूज होगा। दोनों में देखिए आपको डिनोमिनेटर में x है, यहाँ भी x है और साथ ही साथ आपको 1 प्लस ln x इसमें भी है, 1 प्लस ln x इसमें भी है। और 1 प्लस ln x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स होता है। यानी कि इस चीज़ को अगर मैं t मान लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी। अब दोनों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऑलरेडी 1 बाई एक्स डी एक्स है, तो आप इस पूरे चीज़ को 1 प्लस ln x को t मानिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 प्लस ln x को t माना है, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर t, ये dt हो गया। ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan t, तो tan लिखिए और t क्या है, 1 प्लस ln x, तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग अगर 1 प्लस ln x को t मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t टू द पावर m, और ये दे रखा है कि m इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो m इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब इसका इंटीग्रल ln t तो नहीं होगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये t टू द पावर माइनस m है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर माइनस m प्लस 1, नीचे आ जाएगा माइनस m प्लस 1। अब t की जगह यहाँ पर 1 प्लस ln x डाल दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ये जो इंटीग्रेंड है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें आपको थोड़ा सा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि नीचे में x टू पावर 6 प्लस 1 है, ऊपर में x टू पावर 4 प्लस 1 है। क्या दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग x टू द पावर 6 प्लस 1 को फैक्टराइज करना चाहें तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये होता है। राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये एक्स टू पावर 6 प्लस 1 के बराबर हो जाता है। अब ऊपर में क्या दे रखा है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 दे रखा है। अगर यहाँ पर मुझे एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रहता तब मेरा काम चल जाता, क्योंकि तब ये ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर वाले का एक फैक्टर होता है। तो लेकिन वहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर तो है नहीं है ना, ऊपर में क्या है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं से कोई मुझे अगर माइनस दे देता तब तो मेरा काम बन जाता। तो एक तरीका ये है कि ठीक है, आपको माइनस चाहिए ना, लीजिए आप यहाँ पर एक माइनस एक्स स्क्वायर लगा लीजिए, लेकिन आपने माइनस एक्स स्क्वायर लगाया है तो आपको प्लस एक्स स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा कैंसल आउट करने के लिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे ये वाला जो टर्म मिला ना, ये 3, ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है। तो ये सब मैथमेटिकल जगलरी आपको करना पड़ेगा। क्या जगलरी मैंने किया कि मुझे दिया हुआ है ऊपर में एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए इसका फैक्टर, तो मैंने कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, और नीचे में क्या है, पूरा का पूरा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। अब ये जो पहला 3 टर्म है ये तो इसका फैक्टर है, यानी कि एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 को अगर हम लोग ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। और उसके बाद अगला टर्म ये मिलेगा मुझे, तो इसको मैं अलग से हैंडल करूंगा। लेकिन पहला टर्म तो मैंने हैंडल कर लिया ना, तो यही सब मैनिपुलेशन आपको इंटीग्रेशन में करना पड़ता है। तो इंटीग्रेंड को हम लोग ऐसे लिख दें, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। अब इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो गया, तो इसको तो भूल जाइए, ये तो सॉल्व हो गया। अब रही बात इसके साथ क्या किया जाए। इसमें भी देखिए बहुत अच्छा एक पेज है। पेज ये है कि नीचे में है एक्स टू द पावर 6 और ऊपर में है एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था ना कि अगर इस तरह का कुछ हो कि f एक्स टू द पावर n वाला कोई फंक्शन हो और ऊपर में एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स हो,
तो भी आपका काम बन जाएगा। अब इस x टू द पावर 6 को हम लोग ऐसे लिख दें x क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं। फ़ायदा इससे क्या होगा कि जो x क्यूब है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3x स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर में है, और इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में t स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में क्या आ जाएगा, t का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन t स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, तो यहाँ से अब आपको दिख जाना चाहिए कि ये जो x टू द पावर 6 है ना, उसको हम लोग x क्यूब होल स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक करके लिखें। तो यही सब छोटी छोटी बातें जो हैं वो इंटीग्रेशन में काम आती है कि कहाँ पर आप क्या मैनिपुलेशन, क्या सब्स्टिट्यूशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन में अब मैं क्या करूँगा, एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए कि x टू द पावर 3 दिस इज इक्वल टू t, यानी कि आप लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर डी एक्स तो है ही, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/3 डी टी, और नीचे में क्या आ जाएगा, अगर x टू द पावर क्यूब t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आ गया 1/3 tan इनवर्स t, और t क्या है x क्यूब, तो आ गया 1/3 tan इनवर्स x क्यूब। तो सेकेंड टर्म, ये वाला टर्म भी इंटीग्रेट हो गया, पहला टर्म तो आसानी से इंटीग्रेट करके मैंने tan इनवर्स x फाइंड कर लिया था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला जो स्टेप था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको ये सब स्ट्राइक करना चाहिए कि इस x टू द पावर 6 प्लस 1 को हम लोग इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए कैसे किया जाए। ये है x टू द पावर 10, ऊपर में है x टू द पावर 24। तो अब इसको कैसे किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस x टू द पावर 10 को अगर मैं कुछ x टू द पावर 5 होल स्क्वायर भी कर दूं तो भी काम चलेगा क्या। x टू द पावर 5 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा कुछ 5x टू द पावर 4, लेकिन आप देख रहे हैं कि अरे x टू द पावर 4 मुझे चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी x टू द पावर 24 है, तो मेरा तो काम बन नहीं रहा है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये है x टू द पावर 24, उसको आप x टू द पावर 20 इंटू x टू द पावर 4 तो लिख सकते हैं। और अगर आपने x टू द पावर 5 को t मान लिया है तो इस चीज़ को x टू द पावर 20 को आप t टू द पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन कुछ कुछ सॉल्व हो रहा है, ऊपर में कुछ t टू द पावर 4 आ रहा है, नीचे में कुछ t स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। फिर से अगर मैं इसको कुछ ब्रेक करूं, डिवाइड वगैरह करूं तो मेरा काम बन सकता है। तो ये सब आपको इंट्यूशन आना चाहिए इंटीग्रेशन में, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, x टू द पावर 5 इज इक्वल टू t, यानी कि 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 इधर आ गया, इधर है x टू द पावर 20 एक बचा हुआ है ना, तो इसको हम लोग t टू द पावर 4 लिख दें, बिल्कुल लिख सकते हैं t टू द पावर 4 इंटू dt हो जाएगा। dt क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर है x टू द पावर 20 इंटू एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 dx मिलकर के dt बन गया, 1/5 बाहर निकल गया। तो x टू द पावर 20 जो था वो हो जाएगा t टू द पावर 4, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1। अब इस इंटीग्रेंड के साथ क्या किया जाए, t टू द पावर 4 है और नीचे में है t स्क्वायर प्लस 1, इसको कुछ फैक्टराइज वगैरह कर दें, कर सकते हैं। t टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 हम लोग लिख दें और नीचे में कर देते हैं t स्क्वायर प्लस 1। तो t टू द पावर 4 माइनस 1 जो है उसमें तो एक फैक्टर t स्क्वायर प्लस 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो वही चीज़ आप यहाँ पर करिए कि t टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 लिखिएगा, तो 1/5 तो रहेगा ही, तो इसको भाई बाहर ही कर दो हमेशा के लिए। तो ये हो जाएगा t टू पावर 4 माइनस 1 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। तो इसको जब फैक्टराइज वगैरह करिएगा तो एक आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 प्लस आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। t स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है, t क्यूब बाई 3 माइनस t हो गया। और 1/t स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है, कई बार मैं इसको कर चुका हूँ, ये होता है tan इनवर्स t। तो t क्या है था, x टू द पावर 5, तो लास्ट में x टू द पावर 5 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हुआ कि आप एनालाइज करिए कि अच्छा x टू पावर 10 है तो x टू पावर 5 लिखते हैं, और यहाँ जो बचा x टू पावर 20 उसको हम लोग t टू द पावर 4 के टर्म्स में लिख देंगे। फिर इस t टू द पावर 4 को हम लोग t टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 कर देंगे, तो फिर फैक्टराइज वगैरह हो करके ये सिंपल फॉर्म में इंटीग्रल आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेंड के न्यूमरेटर में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 है, और मैंने बताया था कि इस तरह का जब इंटीग्रल हो जिसमें इंटीग्रेंड में रूट एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग अगर मिल रहा है तो आप x इज इक्वल टू टैन थीटा ये सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं।
इस क्वेश्चन में भी आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज़ करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू tan थीटा जब हम लोग लिखेंगे तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट यानी कि सेक थीटा, और इस dx के कारण एक और सेक स्क्वायर थीटा आया डी थीटा, और नीचे में आ जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा। तो सिंप्लीफाई होकर के ऊपर में आ जाएगा cos थीटा डी थीटा और नीचे आ जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा। अब इसमें अगर आप z इज इक्वल टू साइन थीटा ले लें तो ऊपर में cos थीटा डी थीटा क्या है, dz है, नीचे में हो गया z टू द पावर 4, इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/3 z क्यूब यानी कि साइन क्यूब थीटा। और साइन थीटा आप कहाँ से फाइंड करिएगा, tan थीटा अगर x है तो साइन थीटा आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस इंटीग्रेंड में हम लोग क्या मैनिपुलेशन करें ताकि इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि नीचे में साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ अनदर थिंग है और न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर में है साइन x माइनस ए और साथ में है साइन x माइनस बी। x माइनस ए और x माइनस बी में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन ये है कि इन दोनों को अगर हम लोग एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कुछ a माइनस बी टाइप का मिल जाएगा। बिल्कुल मिल सकता है, आप x माइनस बी माइनस x माइनस ए करिएगा तो a माइनस बी मिल जाएगा। ये a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, तो इसमें अगर हम लोग साइन a माइनस बी ऊपर में न्यूमरेटर में लिख दें तो उतने ही चीज़ को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं और उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि मैनिपुलेशन हम लोग ये करते हैं कि ऊपर में लिख देते हैं साइन a माइनस बी, और इसको क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो बाहर में भी डिनोमिनेटर में एक साइन a माइनस बी हमें लिखना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल सकते हैं। इस a माइनस बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये लिख सकते हैं। तो अब ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और डिनोमिनेटर में देखिए साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी बैठा हुआ है, तो उसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको कॉट के टर्म्स में कुछ टर्म आ जाएंगे। देखिए कैसे आप करेंगे, साइन ए माइनस बी को हम लोग ये लिख दें, यहाँ पर डी एक्स है उसको तो समझ ही लीजिएगा कि वो सब है ही। ए माइनस बी को कर देते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। अब देखिए क्या होगा, जब इसको सिंप्लीफाई करने जाइएगा तो ये साइन एक्स माइनस बी, ये साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, कॉट एक्स माइनस ए। और कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रल तो हर कोई जानता है, कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। तो कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन साइन एक्स माइनस ए। तो पहला टर्म तो आपको ये मिल गया है। दूसरे टर्म में देखिए क्या होगा, दूसरे टर्म में जब आप जाइएगा तो कॉस एक्स माइनस बी है और यहाँ है साइन एक्स माइनस ए, तो ये साइन एक्स माइनस ए, ये साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन यानी कि कॉट एक्स माइनस बी आया, तो माइनस कॉट एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रल कॉट एक्स माइनस बी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स माइनस बी। तो दोनों टर्म इंटीग्रेट हो गया और ये 1 बाई साइन ए माइनस बी ये बाहर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस मैनिपुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करिए और इस ए माइनस बी को आप एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए के टर्म्स में लिखिए। ये JEE 2002 का प्रॉब्लम है। इस इंटीग्रेंड में भी आपको कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन क्या करेंगे कि इंटीग्रेंड में देखिए ये दे रखा है 2x टू द पावर 2m प्लस 3x टू द पावर m प्लस 6। तो इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है, 2x टू द पावर 2m है प्लस यहाँ पर है 3x टू द पावर m प्लस 6। कुछ पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न ऐसा सच नहीं दिख रहा है। 2 × 2 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसके पावर को आप बढ़ा दीजिए और ये हो जाए x टू द पावर 3m, यहाँ हो जाए x टू द पावर 2m और यहाँ हो जाए x टू द पावर m, यानी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है सबके पावर को आपने x टू द पावर m से बढ़ा दिया है। अब पावर बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा,
पावर बढ़ाने से फ़ायदा ये हुआ कि देखिए ये 2 इंटू 3 6 हो रहा है, ये 3 इंटू 2 6 हो रहा है, और ये 6 इंटू 1 ये भी 6 हो रहा है। और आपने पावर बढ़ाया है तो ऑब्वियसली आपको x टू द पावर m से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो एक्सप्रेशन इक्वल रहेगा। यानी कि जो सेकेंड ब्रैकेट है उसके न्यूमरेटर को आपने x टू द पावर m से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में x टू द पावर m है और होल टू द पावर 1/m है, यानी कि ये बेचारा क्या हो जाएगा, ये बेचारा तो सिर्फ x रहा। अब ये जो x है अगर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में डिवाइड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 3m माइनस 1, फिर क्या मिल जाएगा x टू द पावर 2m माइनस 1, फिर मिल जाएगा x टू द पावर m माइनस 1, प्लस प्लस तो रहेगा ही। तो अब देखिए ये जो तीन टर्म आपको मिला x टू द पावर 3m माइनस 1, वो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो सकता है। x टू द पावर 2m है तो x टू द पावर 2m माइनस 1 हो जाएगा और ये 2m बाहर निकलेगा। अब ये 3 इंटू 2m होगा तो 6m बाहर आ जाएगा। तो इन तीनों टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको 6m बाहर निकलेगा। तो देखिए 2 3 3 2 6 1 करने से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक कॉमन चीज़ बाहर मिल गया। और x का क्या पावर मिलेगा, x टू द पावर 3m माइनस 1, वो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा क्योंकि आप इस x से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो x टू द पावर 3m माइनस 1, x टू द पावर 2m माइनस 1, x टू द पावर m माइनस 1 आपको मिल जाएगा। तो ये सब मैनिपुलेशन आपको दिमाग में इंट्यूशन से सोचना पड़ेगा। यानी कि ये सब मैनिपुलेशन करके आप क्या कर रहे हैं, ये सब मैनिपुलेशन करने के बाद आप इस पूरे चीज़ को क्या एज्यूम कर लेते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी, इस पूरे को हम लोग t मान लेंगे। इसको जब आप t मानिएगा तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको आसानी से यहाँ पर दिख जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन को करने का मूल मंत्र है, की स्टेप है। तो मैंने क्या क्या किया मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, x टू द पावर 3m प्लस x टू द पावर 2m प्लस x टू द पावर m तो अभी है तो ये रहेगा ही। इस वाले में मैंने ये किया कि 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m कर दिया और इसका टू द पावर 1/m है। अब ऊपर में आपने x टू द पावर m से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी x टू द पावर m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका टू द पावर 1/m होगा तो यहाँ पर x आ गया। अब ये जो x है वो इसको डिवाइड करेगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x टू द पावर 3m माइनस 1 प्लस x टू द पावर 2m माइनस 1 प्लस x टू द पावर m माइनस 1। और ये जो अब ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको मान लेते हैं t। इसको जब t मानिएगा तो dt इज इक्वल टू हो जाएगा, सब में देखिए 6m एक आएगा, 2 इंटू 3m है तो आ जाएगा 6m, फिर आएगा x टू द पावर 3m माइनस 1, dx तो रहेगा ही। तो ये x टू द पावर 3m माइनस 1 यहाँ पर है ही, इसमें भी करिएगा तो आपको आएगा 6m इंटू एक्स टू द पावर 2m माइनस 1। तो x टू द पावर 2m माइनस 1 तो यहाँ पर है ही। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dt इज इक्वल टू 6m इंटू ये वाला चीज़ इंटू dx, यानी कि ये चीज़ और साथ में यहाँ पर dx, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, ये और dx मिल करके बन गया dt/6m, यानी कि 1/6m बाहर ले जाइए तो ये चीज़ और dx दोनों मिल करके बन गया dt, और यहाँ पर ये वाला t तो है ही और इस t का पावर क्या है 1/m। तो आप इस पूरे को अब ऐसे लिख सकते हैं t टू द पावर 1/m इंटू dt। आप इस चीज़ को 2x टू द पावर 3m प्लस 3x टू द पावर 2m प्लस 6x टू द पावर m, इसको t एज्यूम कर लीजिए तो ये आ गया t टू द पावर 1/m। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, टू द पावर 1/m है तो ये हो जाएगा t टू द पावर 1/m प्लस 1, यहाँ पर है 6m और फिर आ जाएगा 1/m प्लस 1। अब t की जगह जो भी t की वैल्यू है आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और प्लस सी तो ऐड कर ही दीजिए। जितने भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं सब में लास्ट में प्लस सी आता है, मैंने किसी में नहीं लिखा है, वो तो अंडरस्टूड है कि प्लस सी तो होगा ही। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेंड के अंदर रूट अंडर a² प्लस x² है और हम लोगों ने हमेशा बोला था कि जब भी इस तरह का आपको इंटीग्रेंड में कोई टर्म दिख जाए रूट अंडर a² प्लस x² तो क्या करिए x इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करिए। इसमें भी आप वही करिए तो dx क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू हो जाएगा a sec² थीटा d थीटा, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x की वैल्यू अगर a है तो लिमिट हो जाएगा π/4, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी होगी इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/2, तो ये इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा π/4 टू π/2
dx हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, x टू द पावर 4 में हो जाएगा a टू द पावर 4 tan टू द पावर 4 थीटा, और फिर एक यहाँ पर आ जाएगा a sec थीटा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो एक तो 1/a³ बाहर आ जाएगा, उसके बाद ये सेक थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर tan टू द पावर 4 थीटा है तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई sin टू द पावर 4 थीटा। अब इस cos क्यूब थीटा के साथ क्या किया जाए, ये जो cos थीटा है वो sin थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, तो इस cos थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये तरीका आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि cos का पावर ऑड हो तो क्या सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए, तो ये मेथड आगे हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे देखिए कि cos क्यूब थीटा है तो उसको हम लोग cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में है sin टू द पावर 4 थीटा। अब पूरे sin थीटा को हम लोग t मान लेते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपको 1 माइनस टी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा t टू द पावर 4, और cos थीटा d थीटा क्या देगा आपको dt देगा। अब इस चीज़ को इंटीग्रेट करना आसान है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी टू द पावर 4, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये सब करिएगा तो हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई टी टू द पावर 4 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 टी क्यूब, और ये -1/t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +1/t। अब इसमें आप t की जगह साइन थीटा रख दीजिए तो क्या हो जाएगा -1/3 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/sin थीटा। आप लिमिट π/4 टू π/2 रख दीजिए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √2/3 a टू द पावर 4। इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन 5fx + 3f of 1/x = x + 2, फाइंड इंटीग्रल x fx dx। तो सबसे पहले तो आपको fx फंक्शन फाइंड करना है कि ये कैसा फंक्शन है। तो इस तरह का जब भी फंक्शनल इक्वेशन आपको मिले ना तो fx फाइंड करने का क्या तरीका होता है, एक तो आपको 5fx + 3f of 1/x = x + 2 दे रखा है, आप इसमें x की जगह 1/x लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 5f of 1/x प्लस हो जाएगा 3f of x = 1/x + 2। सिंपल ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, हर किसी को पता भी होगा, बहुत सारे बुक्स में रहता है। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपने x की जगह 1/x लिख दिया, और इसीलिए देखिए कंडीशन भी दे रखा है कि फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको fx यहाँ भी है, f of 1/x और f of 1/x यहाँ भी है, तो आपको दो इक्वेशन मिल गया और दोनों में fx और f of 1/x है। तो इसको आप साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट करिए, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाले को 3 से करिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको fx की वैल्यू आ जाएगी। fx की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी fx = 1/16 इंटू 5x - 3/x + 4। fx की जब वैल्यू आ गई तो x fx dx करना तो बाएं हाथ का खेल है, आप इसमें x इंटू 5x - 3/x + 4 कर दीजिए, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए बहुत, तो x fx dx करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 5x² + 4x - 3 dx। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा 1/16 5/3 x³ + 2x² - 3x + c। c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है।